हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू प्रो मेडिको। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड्स एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो बॉडी फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स या फिर ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो विद इन द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं या फिर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लूइड्स या लिक्विड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको हम बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। इन बॉडी फ्लूइड्स को हम बॉडीली फ्लूइड्स, बायो फ्लूइड्स एंड बॉडी लिक्विड्स भी कह सकते हैं। अगर हम एक एडल्ट मैन की बात करते हैं, एडल्ट हेल्दी मैन की बात करते हैं, तो उसका जितना भी टोटल बॉडी वेट होगा उसमें 60% कंट्रीब्यूशन वाटर कंटेंट या फिर बॉडी फ्लूइड का होता है। अगर एट द सेम टाइम हम सेम एज ग्रुप के वुमेन की बात करें तो उसमें स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बट अगर जनरली कोई क्वेश्चन करे कि टोटल बॉडी वेट में कितना कंट्रीब्यूशन वाटर कंटेंट का होता है तो दैट इज़ 60%। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप बताया गया है बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी फैट। ये जो बॉडी फ्लूइड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टुवर्ड्स द बॉडी फैट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक टर्म इंक्रीज़ होती है तो दूसरी टर्म डिक्रीज़ होगी। तो दैट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल में बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो उस इंडिविजुअल में बॉडी फैट कम होगा, और अगर किसी इंडिविजुअल में बॉडी फ्लूइड बहुत कम है तो उस इंडिविजुअल में बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होगा। सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लूइड्स। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब ये टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो हमारा टोटल बॉडी वाटर होता है जो 60% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द बॉडी वेट, उसको डिवाइड किया गया है इनटू टू मेन सब टाइप्स, दैट इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ये 40% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स टोटल बॉडी वाटर, और एक्स्ट्रासेलुलर जो है 20% कंट्रीब्यूशन करता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हायर अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड प्रोटीन्स होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हायर अमाउंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड होता है। अब ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो इनसाइड द सेल हमारे पास प्रेजेंट होता है। इनसाइड द सेल जितना भी फ्लूइड हमारे पास प्रेजेंट होगा उसे हम कंसिडर करते हैं एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और आउटसाइड द सेल हमारे पास जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ये फर्दर क्लासिफाइड है इनटू इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स। अब यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होगा जो इनसाइड द वेसल्स फ्लो करता है, यानी कि वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसे हम इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं, और आउटसाइड द वेसल्स जो फ्लूइड फ्लो करता है उसे हम एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। तो इनसाइड द वेसल्स हमारे पास ब्लड आता है तो ब्लड जो है वो एग्जाम्पल आएगा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का। ब्लड में फिर फर्दर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब जो है एग्जाम्पल आएंगी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स की। और एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो वेसल्स में नहीं बल्कि वेसल्स के बाहर फ्लो करता है उसे हम एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड आएंगी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आएगा एंड मैनी अदर फ्लूइड्स आएंगे जो कि आउटसाइड द वेसल्स फ्लो करते हैं। एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड को फिर से क्लासीफाई किया गया है इनटू ट्रांससेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है? जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो इनकी लाइनिंग फॉर्म होती है एपिथेलियल सेल्स की, इनके बीच में जो ये स्पेसेस आते हैं, इन स्पेसेस को फिल करने वाला जो फ्लूइड होता है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जब वेसल्स और सेल्स के बीच के गैप को फिल करने वाला फ्लूइड जो होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जब एक फ्लूइड वेसल्स और सेल्स के बीच के स्पेस को फिल करता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। दिस वाज द टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट कोई ना कोई चार्ज तो होगा। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कैटाइंस कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एनाइंस कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नाउ कम्स द टर्म इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हमारी मेन टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है या
डिसबैलेंस हो जाता है या फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, तो वैसी कंडीशन को हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए या बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाए तो उस कंडीशन को हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियरली या फिर नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को। एक बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का एप्रोप्रिएट अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सके। बट अगर यहाँ पे कोई भी डिसबैलेंस क्रिएट हो गया इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में तो हमारी बॉडी को सीवियरली इफ़ेक्ट कर सकता है और बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास कोमा हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट ऑकर हो सकता है। ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारे ब्लड में, हमारे फ्लूइड्स में और हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है। और हम अपनी बॉडी को बाहर से भी इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करते हैं। जब हम खाना खाते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक लेते हैं या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनके थ्रू भी हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे कैल्शियम आता है, क्लोराइड आता है, मैग्नीशियम आता है, पोटेशियम आता है, फॉस्फेट आता है एंड सोडियम आता है। अब हमारा डिसबैलेंस कैसे क्रिएट होता है या फिर इम्बैलेंस कैसे ऑकर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो जाए। उस फ्लूइड में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। जब उस बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाए बॉडी से तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होता है या फिर ऑकर होता है। अब ये फ्लूइड लॉस कैसे होता है, जब प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो जाए, यानी कि बहुत टाइम से वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, डायरिया की वजह से और स्वेटिंग की वजह से। और दूसरी कुछ कंडीशंस हैं जैसे सीवियर बर्न्स अगर किसी को हो जाए, सीवियर यानी कि ये नहीं कोई छोटे मोटे बर्न्स हो जाए, जब एंटायर बॉडी किसी की जल जाए या फिर सेकेंड या फिर थर्ड डिग्री बर्न उसको हो जाए किसी पेशेंट को, जिसके टिश्यूज़ एक्सपोज हो रहे हैं, जिसके ऑर्गन्स एक्सपोज हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। और कुछ मेडिकेशंस आती हैं जैसे डायूरेटिक्स आते हैं। डायूरेटिक्स ऐसी मेडिकेशंस होते हैं जो पेशेंट में एडमिनिस्टर किए जाते हैं ताकि उसका फ्लूइड एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। जब इन डायूरेटिक्स का एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा। और कुछ क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी फ्लूइड लॉस हो सकता है, जैसे किडनी डिजीज़ आता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आता है, लंग डिसऑर्डर्स आते हैं और बहुत सारी दूसरी डिजीज़ कंडीशंस की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब ये इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है, अब इसमें अगर कोई इम्बैलेंस आ जाए तो हमारी बॉडी में कुछ कंडीशंस ऑकर होती हैं जिनको हम कोई पर्टिकुलर टर्म देते हैं। यहाँ पे हम दो टर्म्स रिपीटेड यूज़ पे देखेंगे, दैट इज़ हाइपर एंड हाइपो। अगर आप कहीं पे हाइपर टर्म देखते हैं तो समझना कि जिस चीज़ के साथ वो अटैच है हाइपर टर्म, उस चीज़ का बॉडी में इंक्रीज़ हो गया है। और अगर उस चीज़ के साथ हाइपो जुड़ा हुआ है तो दैट मीन्स उस चीज़ का बॉडी में डिक्रीज़ हो गया है। तो अगर कैल्शियम हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे और अगर कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। सिमिलरली क्लोराइड का, सिमिलरली मैग्नीशियम का, सिमिलरली फॉस्फेट का, सिमिलरली पोटेशियम का और सोडियम का। बट पोटेशियम के लिए हम यहाँ पे कैलीमिया टर्म यूज़ करते हैं और सोडियम के लिए हम नेट्रीमिया टर्म यूज़ करते हैं। तो अगर पोटेशियम का एक्यूमुलेशन हो जाए बॉडी में तो उसे हाइपर कैलीमिया कहते हैं और अगर लॉस हो जाए तो हाइपोकैलीमिया कहते हैं। सोडियम का अगर एक्यूमुलेशन हो जाए तो हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं और अगर लॉस हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। अब हमें इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है कि ये किस वजह से कॉज होते हैं, लेकिन मैं एक ही डिटेल में पढ़ूंगी, बाकी आप खुद नोट डाउन करेंगे और खुद रीड आउट करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब हम डिटेल में कैल्शियम को पढ़ेंगे। कैल्शियम एक बहुत ज़्यादा वाइटल मिनरल है या फिर इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी ये रोल प्ले करता है। और कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ को बिल्ड करने के लिए। अभी हाइपर कैल्सीमिया टर्म क्या होती है? हाइपर कैल्सीमिया टर्म तब यूज़ होती है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये हाइपर कैल्सीमिया किन कंडीशंस की वजह से अराइज होता है? जैसे किडनी डिजीज़ है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, लंग डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटासिड्स एंड अदर मेडिकेशंस है, दूसरी मेडिकेशन जैसे लिथियम वगैरह है, इनकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है।
नेक्स्ट कम्स द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया टर्म ऐसी टर्म है जो तब यूज़ होती है जब कौन सी कंडीशन अराइज होती है, जब बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाए। अब ये किन कंडीशंस की वजह से होता है? किडनी फेलियर, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डेफिशिएंसी, पैनक्रियाटाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर एंड मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लोराइड आता है। इसमें भी सेम आएगा, बट जो उसके कॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो हमें अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको स्किप करके आगे बढ़ रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स फॉस्फेट, देन पोटेशियम एंड देन सोडियम। अब हमारे पास आता है सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है कि इसको सीवियर इरिटेशन होगी इस पेशेंट को, जिसको भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो ये ईजिली इरिटेबल हो जाता है। ड्राई माउथ हो जाएगा और इंक्रीज थर्स्ट हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा और डिफ़िकल्टी विद कॉग्निशन हो जाएगा। कॉग्निशन का मतलब है इसकी मेमोरी में प्रॉब्लम आएगा, अटेंशन में प्रॉब्लम आएगा, लर्निंग में प्रॉब्लम आएगा, इन सब प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगा। मसल वीकनेस और स्पैजम्स हो सकते हैं। स्पैजम का मतलब है कि यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, फैटीग हो सकती है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नॉशिया और वॉमिटिंग हो सकता है, स्लो और इरेगुलर हार्ट रेट हो सकता है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो सकता है, लो और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और इचिंग हो सकती है। यह है हमारे सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट कम्स द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऐसा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन को डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है। वो हम उसके सिम्टम्स देखकर भी कर सकते हैं या फिर सर्टेन लेबॉर्ट्री टेस्ट परफॉर्म करके भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब है कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कब से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, क्या फैमिली में किसी और को भी था, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ था। तो इस सब में हम इसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि हम इसको हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, इसके सिम्टम्स को हम देखेंगे, जिसकी वजह से हम डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मेनली KFT दैट इज़ किडनी फंक्शनिंग टेस्ट या फिर रेनल फंक्शनिंग टेस्ट भी जिसको कहते हैं। इसमें भी हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पता चल जाएगा। पिंच टेस्ट करेंगे जो कि हाइपरनेट्रीमिया को शो करता है। पिंच टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम पिंच करते हैं स्किन को और देखते हैं उसकी इलास्टिसिटी और टर्जिडिटी देखते हैं, क्या उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है या फिर लॉस हो गई है। उसकी वजह से हमें हाइपरनेट्रीमिया का पता चलता है। और लास्ट में हम ECG दैट इज़ इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कहीं हार्ट पैल्पिटेशंस तो नहीं है, इरेगुलर हार्ट बीट्स तो नहीं है, जिसकी वजह से हमें डायग्नोज होंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट को हुआ है। नेक्स्ट कम्स द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसको IV फ्लूइड्स देंगे, जैसे RL NS वगैरह देंगे। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो हमें एट टाइम इसको एडमिनिस्टर करना है। IV मेडिकेशंस देंगे जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। IV मेडिकेशंस हम तब देंगे जब पेशेंट को सीवियर डेफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी हुई है। IV मेडिकेशंस मोस्टली डेफिशिएंसी में ही दी जाती है, और अगर पेशेंट जो है सीवियरली इफ़ेक्ट ना हुआ हो तो उसे हम ओरल मेडिकेशंस, यही सारी मेडिकेशंस जो हैं ये हम इसको ओरली प्रोवाइड करते हैं। और हम हीमोडायलिसिस परफॉर्म करेंगे। हीमोडायलिसिस क्यों? अगर एक्यूमुलेशन हो गया है ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए हम ब्लड को प्योरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीमोडायलिसिस प्रोसीजर, और वहाँ से हम उस वेस्ट मटेरियल जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट कम्स द नर्सिंग मैनेजमेंट। क्योंकि हम नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इनपुट आउटपुट चार्ट जो है पेशेंट का मेंटेन करे, और हर 8 आवर्ली जो है पेशेंट का फ्लूइड लेवल में चेक करे। डेली वेट जो है पेशेंट का एसेस करना है एक नर्स को। वाइटल साइंस जो है प्रॉपरली मॉनिटर करने हैं और प्रॉपरली फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।